नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया नहीं, एंटी सोशल मीडिया की। स्मार्टफोन और सस्ते डेटा के इस दौर में हम जानकारी के समंदर में तैर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस समंदर का कितना पानी साफ है और कितना जहरीला है? आज सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स की बाढ़ है, लाखों फॉलोअर्स, चमकते चेहरे और आत्मविश्वास से भरी आवाजें, लेकिन अक्सर इसी चमक के पीछे छिपी होती है व्यूज और पैसों का लालच और लापरवाही, गैर जिम्मेदारा रवैया, सामग्री इत्यादि। तभी तो मिलियन सब्सक्राइबर वाले इन्फ्लुएंसर्स भी फेक न्यूज़ फैलाने में पीछे नहीं हटते या सेहत से लेकर निवेश तक की बेबुनियाद सलाहें परोस देते हैं। आज हम परत दर परत खोलेंगे सोशल मीडिया के उस कचरे को जिसे हम अनजाने में सच मानकर निगल लेते हैं, ताकि सोशल मीडिया पर एंटी सोशल काम ना हो। सबसे पहले बात करते हैं उस वायरल सच की जो दरअसल एक सफ़ेद झूठ होता है। आपने अक्सर देखा होगा किसी पुरानी दुर्घटना की तस्वीर को नए दंगे से जोड़ देना या किसी मृत हस्ती के नाम पर झूठा बयान वायरल कर देना। फेक न्यूज़ बनाने वाले जानते हैं कि आपका दिमाग भावनाओं पर चलता है, तथ्यों पर नहीं। वे डर, गुस्सा, नफरत का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप बिना सोचे शेयर बटन दबा दें। याद रखिए, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर वायरल वीडियो सच नहीं होता। सच अक्सर शांत होता है जबकि झूठ शोर मचाता है। उदाहरण के लिए हाल में एक बड़े इन्फ्लुएंसर और कई जाने माने प्लेटफॉर्म्स ने यह खबर फैला दी कि इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने राज्यसभा में बिल पास किया है, उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। ये बिल पास होने के बाद तमाम तरह के फायदे अब इन्फ्लुएंसर्स या क्रिएटर इकोनॉमी को मिलने लगेंगे और वो उनके साथ ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। पता नहीं ये खबर कहां से आई, किसने इसकी शुरुआत की, लेकिन एक के बाद एक कई इन्फ्लुएंसर्स ने, एक के बाद एक कई बड़े प्लेटफॉर्म जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, ने बिना देखे, बिना वेरीफाइड किए इस खबर को लगातार पब्लिश किया, जिसे लाखों लोगों ने देखा, कमेंट्स आए, उसे सच माना और ना जाने कितने शेयर इसके किए गए। वहीं ऐसी एक दूसरी घटना में यह दावा किया गया कि आप कोई विदेश जाएगा तो उसे इनकम टैक्स विभाग से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। यह भी देश के एक जाने माने बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ने किया, जिनकी रील्स को लाखों लोग देखते हैं, मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा सा गच्चा खा गए। शायद मंशा ऐसी रही होगी कि थोड़ा इसको वायरल बनाने के लिए इसे इस तरीके से बोला जाए कि बात भी रह जाए और उसमें थोड़ा मसाला भी ऐड हो जाए, लेकिन वो बात उल्टी पड़ गई। इनफैक्ट PIB ने इस पर फैक्ट चेक लगाया, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने, और बाकायदा उसको छापा भी, वो वीडियो डिलीट भी हुई, लेकिन तब तक तो ना जाने वो कहाँ तक चली गई। तो ये तो दो महज उदाहरण हैं पिछले 2-3 दिनों के अंदर के, लेकिन ऐसा बहुत कुछ लगातार सोशल मीडिया पर आता रहता है जो बिना वेरीफाई किए, बिना तथ्यों को जाने, बिना चेक किए और सिर्फ इस लालच में कि इससे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा लाइक्स होंगे, ज़्यादा शेयर होंगे, उन्हें डाला जाता है। इन दोनों खबरों का कोई सिर पैर, जैसा मैंने कहा, नहीं है। सोचिए, जिन्हें आप फॉलो करते हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं, उनमें से कई क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स रील में आपको 21 दिन में पैसा डबल करने की स्कीमें भी बता देते हैं। कोई बिना किसी मेडिकल डिग्री के कैंसर का इलाज किचन के मसालों से कर देता है, कहता है ये पी लो, वो पी लो, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सौंफ, लहसुन, प्याज और न जाने क्या क्या चीज़ों को मिला के कोई नुस्खा बना देते हैं। ये लोग एक्सपर्ट नहीं होते, ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं और इसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स ट्रैप। इसका मकसद आपको सही जानकारी देना नहीं, बल्कि आपका वॉच टाइम लूटना है। जब एक इन्फ्लुएंसर कहता है कि ये जादुई ड्रिंक आपका 10 किलो वजन घटा देगा, तो वो सेहत की बात नहीं करता, अपना स्पॉन्सरशिप बेच रहा होता है। आपकी सेहत और आपकी गाड़ी कमाई इन लाइक्स के भूखे लोगों के लिए सिर्फ एक आंकड़ा होती है। ये क्लिक बैट से चलते हैं, मतलब ऐसी सनसनीखेज हेडिंग जो पूरा झूठ हो। इन्फ्लुएंसर्स पैसे को लेकर किसी खराब प्रोडक्ट को चमत्कारी भी बता देते हैं। वो तो झूठ मूठ यहाँ तक कह देते हैं कि मैंने ये किया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, तो आप भी करके देखें। लेकिन सवाल यह है कि आप इसमें फंसते कैसे हैं।
असल में सोशल मीडिया पर झूठ और अधकचरी जानकारी को एल्गोरिदम का मायाजाल भी सपोर्ट करता है। सोशल मीडिया आपको इको चैम्बर में ले जाता है। आपने कभी गौर किया है इस बात पर? अगर आप एक बार किसी विषय पर एक वीडियो देख लें तो आपका पूरा फीड वैसे ही वीडियो से भर जाता है। ऐसा इसलिए कि सोशल मीडिया के पीछे बैठा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको वही दिखाता है जो आपको देखना पसंद है। इसे कहते हैं एल्गोरिदम का मायाजाल। ये मायाजाल वर्चुअली आपको एक ऐसे कमरे में बंद कर देता है जहां सिर्फ आपकी अपनी सोच की गूंज सुनाई देती है। इससे हमें लगता है कि पूरी दुनिया वैसा ही सोच रही है जैसा हम सोच रहे हैं। ये एल्गोरिदम सच और झूठ में कोई फर्क नहीं करता। ये सिर्फ उस चीज को बढ़ावा देता है जो आपको ऐप पर टिकाए रखे। ऐसे में आपको अलग अलग स्रोतों से एक ही बात सुनाई देती है और आप उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। अब आपको समझ में आया ये किस तरीके से आपको इम्पैक्ट करता है। तो क्या ऐसी स्थिति में हम हार मान लें? बिल्कुल नहीं। आपके पास एक बहुत शक्तिशाली हथियार है, सवाल पूछने की शक्ति। अगली बार जब कोई सनसनीखेज खबर देखें तो गूगल रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल करें। देखें कि क्या वही तस्वीर सालों पुरानी तो नहीं है जो फिर से घूम के आ गई है। किसी स्वास्थ्य सलाह को मानने से पहले डॉक्टर की राय ले लें, ना कि किसी यूट्यूबर की। याद रखिए, जानकारी लेना आपका हक है, लेकिन जानकारी की सत्यता की जांच करना आपकी जिम्मेदारी है। भावुक करने वाले कंटेंट से खास सावधानी बरतें। ये लोग अगर आपके डर, गुस्से का इस्तेमाल करते हैं या ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो आपको खुश कर दे। अगर कोई खबर बताई जा रही है तो वो खुद से सवाल पूछिए कि क्या स्थापित न्यूज़ चैनल्स और अखबारों में भी वो खबर है, छपी भी है, या सिर्फ सोशल मीडिया पे गोल गोल घूम रही है। ध्यान रखिए कि हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड या रील विश्वसनीय नहीं होती। इस बात का भी ध्यान रखिए कि घुमा फिरा कर आपको कुछ बेचने की कोशिश तो नहीं हो रही। इंटरनेट को कचरा घर मत बनने दीजिए। सजग रहिए, सवाल पूछिए और सबसे ज़रूरी सोच समझकर ही क्लिक कीजिए, क्योंकि आपकी एक गलत शेयरिंग किसी की ज़िंदगी पर, सोच पर हर तरीके से भारी पड़ सकती है। तो आज इसी विषय पर हम एक चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा गूढ़ होगी, गंभीर होगी, ज़रूर सुनिएगा। और इसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता साहब और केसीसी ग्रुप के फाउंडर शरद कोहली साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो विराग जी और शरद जी, ये शायद खबरें आपने भी देखी, और इनफैक्ट एक खबर पे तो मेरी शरद जी से बात भी हुई, उसी से मैं शुरुआत कर देता हूँ। वो इनकम टैक्स से जुड़ी हुई खबर की भारत में अब अगर किसी को भी विदेश जाना है तो पहले उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी, वहाँ पर एक फॉर्म सबमिट करना होगा। मैंने शरद जी से पूछा भी कि शरद जी ये खबर क्या सही है? उन्होंने बताया कि नहीं, ये गलत खबर है। फिर उसके बाद तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बाकायदा जहाँ से वायरल रील चल के आई थी उसका फैक्ट चेक किया, डाला, डिलीट हुई। जिन्होंने बनाई उन्होंने भी उसके एक्सप्लेनेशन दिए 4। लेकिन शरद सर, ये तो एक उदाहरण था। ऐसी ना जाने कितनी अनगिनत चीज़ें, अनवेरीफाइड चीज़ें, नॉन फैक्चुअल चीज़ें इंटरनेट पर लगातार शेयर होती है, सोशल मीडिया पर लगातार शेयर होती है। और अब तो सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा न्यूज़ कंजम्पशन की प्लेस बन गई है। और ऐसे में हज़ारों, लाखों लोग, इनफैक्ट मैं कहूँ करोड़ों लोग गलत जानकारी का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल विपिन, नमस्कार आपको, विराग को और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को। आपने जब उस खबर की मुझसे बात की थी इनकम टैक्स की कि आपको विदेश जाने से पहले जो है आपको पहले पहले इनकम टैक्स ऑफिस जाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है पहले जो लोग विश्वास कर रहे थे पहले तो सोचते कि इनकम टैक्स तो खुद चाह रहा है भाई, फिजिकल नहीं अब सारा डिजिटल, लोग तो पहले तो इसी से हो जाना चाहिए था। खबर गलत थी या ठीक थी, मैं तो सोच रहा था किसी ने ये ना डाल दिया हो कि गली के पास जो कुआं है पहले उसका पानी पीजिए, उसके बाद आप एयरपोर्ट जाइए। कुछ ऐसी खबर भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि कौवा कान ले गया, एक पुरानी कहावत होती थी, कौवा कान ले गया तो आप कौवे के पीछे पीछे भाग लिए। पहले ये नहीं देखा कि मेरे यहाँ कान लगा भी हुआ है कि नहीं लगा हुआ। जब बहुत दूर तक वो भागता गया तो पता लगा कान तो यहीं लगा हुआ था। तो दिक्कत क्या है कि जानकारी नहीं, इन्फ्लुएंस बिक रहा है इस समय विपिन। और ये जो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ये जो लाइन है ना, एक लाइक सब्सक्राइब शेयर, ये लाइन कहने वाले को बहुत मजा आता है कहने में। और लोग, अगर आप कुछ ऐसा पावरफुल कंटेंट डाल रहे हैं, आपके बोलने में इतनी ताकत है, आपका चेहरा ऊपर वाले की दया से बहुत बहुत लुभावना है और बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत चार्मिंग है, और वो साथ में कह रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो लोग उसमें एकदम से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मैंने इसको इतना ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस होते देखा है
कि वो लोग अपने जरूरी काम छोड़कर वो जो एल्गोरिथम जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, आपने बहुत अच्छा शुरू में इंट्रोडक्शन दिया है, दिस इज जस्ट परफेक्ट। तो वो उसमें इतना खो जाते हैं और वैसे ही सारे वीडियोस उनके सामने आ जाते हैं, तो इसके बाद वो उनके सिर्फ जीवन ऐसा लगता है कि सिर्फ इसी एल्गोरिथम में उनका जीवन खो गया है। बिल्कुल, बस यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो मुझे लग रहा है कि लोगों को इस समय जब भी आपके सामने कोई ऐसी खबर आए जो आपके ऊपर दबाव डाल रही है, आपके अंदर डर पैदा कर रही है, आपको तुरंत कुछ करने को कह रही है, उसी समय आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। दबाव, डर और तुरंत, ये 3 शब्द मैंने निकाले ढूंढ के विपिन। प्रेशर डाल रहा है, आपको कह रहा है अर्जेंटली करिए, आपको डरा रहा है, तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू है। मुझे लग रहा है इसको वेरीफाई करना, इस पे पहली, अगर वो तुरंत कह रहा है तो तुरंत मत करिए, अगर दबाव डाल रहा है तो दबाव में मत आइए, अगर आपके मन में डर बैठा रहा है तो डर मत करिए। हम देखिए डिजिटल अरेस्ट, मैंने लोगों को करोड़ों रुपए गवाते हुए देखा डिजिटल अरेस्ट में। आपके ऊपर सोशल मीडिया से कोई लिंक आया, उस पर क्लिक किया, उसके बाद ना जाने आपके साथ क्या क्या हुआ। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस बारे में कमेंट किया है, जो डिजिटल अरेस्ट के पीछे कुछ महीने पहले की बात है। तो मुझे लग रहा है कि लोगों को सिर्फ ट्रस्ट वर्दी मीडिया पर अब सवाल ये उठता है जिसके 5 मिलियन 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, क्या आप उनको लगता है कि क्या हम इन पे भी विश्वास नहीं करें, जिनको 50 लाख लोग या 1 करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं? भैया इन पे कैसे नहीं विश्वास करें, वो सब लोग पागल हैं क्या? तो यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। बस शरद जी, यही चीज, क्योंकि चलिए वो जो स्कैमस्टर होते हैं वो तो बात समझ में आती है, लेकिन जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो जिनकी रील्स इतनी लाखों करोड़ों में जाती है, जिनके इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर हैं, वो भी जब ये रास्ता इख्तियार करते हैं तो ये अफसोस की बात है। और फिर शायद एक मजबूरी आती है, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है सोशल मीडिया जहां कोई एंट्री बैरियर तो है नहीं, और बहुत सारे लोग रोज आ रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ रहा है, उस कंपटीशन का दबाव वो सारे इन्फ्लुएंसर महसूस कर रहे हो, ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही है। इनफैक्ट विराग जी, ये तो एक बात हुई, लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये है कि वो भारत सरकार ने राज्यसभा में और संसद ने मिलकर इन्फ्लुएंसर्स बिल 2026, कंटेंट क्रिएटर बिल 2026 पास हो गया है, राष्ट्रपति के पास साइन के लिए चला गया है, और पूरे वीकेंड पर इंटरनेट पे उस पर बाढ़ रही अच्छे पेजेस, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स ने ना आव देखा ना ताव, एक जगह कहीं खबर आई, उसकी कॉपी बना के डाली, और आई थिंक वो पूरे देश में शेयर हो गई। अब बताइए कि ये सोशल मीडिया भला कर रहा है या उल्टा खराब कर रहा है? विपिन जी, आपने और शरद जी ने बहुत सारी बातें बोल दी, और आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया मायाजाल, और शरद जी ने बोला कौवा कान ले गया। तो मैं उसके आगे की बात करता हूं, और चूंकि आपने बोला गूढ़ विषय है, तो गूढ़ विषयों को सरल तरीके से हमारे शास्त्रों में समझाया गया है, और रामचरितमानस में इसके बारे में 2 प्रसंग हैं। जो कौवा कान ले गया, उसको अगर हम, जो मृग मरीचिका है, जो सोने का मृग था, जिसको मैं नई डिजिटल इकोनॉमी को मारीच इकोनॉमी बोलता हूं, कि जिस तरीके से सोने का हिरण बन के उसने एक सीता हरण का एक पूरा प्रकरण रचा था, तो ये धोखेधड़ी की जो अर्थव्यवस्था है उस पर आधारित है। और उसमें एक दूसरी चौपाई है कि जाको विधि दारुण दुख देही, ताके मति पहले हर लेही। तो जब विधाता किसी को दुख देना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है? विवेक का हरण। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था को सफल बनाने के लिए, इस जो मारीच की अर्थव्यवस्था को सफल बनाने के लिए डिजिटल कंपनियों ने सबसे पहले हमारे विवेक की सामूहिक हत्या कर दी है। हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने भी जब डिजिटल अरेस्ट मामले में हस्तक्षेप किया, तो उसमें भी अभी आज की न्यूज है कि सीबीआई के साथ मिलकर के कोई अभय करके एक नया उनका ऐप चालू हो रहा है। प्रश्न इस बात का है कि जिनको अगर ये पता है कि कुछ गलत हो रहा है तो गलत करेंगे ही नहीं, लेकिन उनको पूरा भरोसा है कि ये गलत ही सही है। और हम लोग एक लेख पर लिखते थे बचपन में कि साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। तो जो एआई और डिजिटल की अर्थव्यवस्था, इसने हमारे दिमाग को कंट्रोल कर लिया है। अब हम इसके कानूनी पक्ष में अगर आए, तो चूंकि आपका बिजनेस चैनल है, और जब हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, तो अब इसमें भी सेबी की जो गाइडलाइंस है बड़ी कंफ्यूजिंग टाइप की हैं। एक कंसल्टेशन पेपर निकलता है, उसमें आगे क्या हुआ पता नहीं होता है। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी डिफिनेशन जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके अनुसार डिसाइड होगी। लेकिन क्रॉस बॉर्डर जो हमारे पूरा जो ये इंटरनेट का सिस्टम है, और किस तरीके से हम, क्योंकि जो लोग सामने आ रहे हैं वो अपना विवरण सामने नहीं देते हैं,
और इन सब चीजों का मकसद क्या है? मकसद दो हैं। पहला मकसद है इन्वेस्टर्स की सेफ्टी रखना, दूसरा मकसद है साइबर अपराधों को रोकथाम करना। लेकिन जो हम जड़ से, जब हम कोई मर्ज होता है, हम ब्लड चेक करके और उसके हिसाब से उसकी मर्ज की दवा करते हैं। लेकिन हम डिजिटल के मर्ज को जानते हैं, लेकिन सरकार उस मर्ज को ठीक करना नहीं चाहती है। मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि 1 जुलाई 2015 को, आज से 11 साल पहले, मैंने एक लेख लिखा था कि डिजिटल इंडिया में राष्ट्रहित नहीं भूलें। और उसके बाद अभी 10 साल बाद मेरी किताब आई कि डिजिटल कानूनों से समृद्ध भारत, और भारत का इकलौता कानून, अभी हम महिला कानूनों पे बात कर रहे हैं कि महिला कानून 2023 के थे, उनको नोटिफाई अभी किया गया। लेकिन हमारा डेटा सुरक्षा कानून जो डिजिटल अपराध की जड़ में है, वो डेटा सुरक्षा कानून हमारा बन चुका है 3 साल पहले, और आज तक उसको हमने लागू नहीं किया। एआई के बारे में हमारे पास कोई कानून नहीं है। तो हम 3 तरीके के लोग हैं। एक सही लोग हैं, उन पर कैसे नियम लागू किए जाएं, हम उन पे सारे नियम लागू कर देते हैं। दूसरा, गलत लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। तीसरा, छद्मवेशी हैं जो हमारे सामने है ही नहीं। तो हम जिसको ग्रेसम्स लॉ बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, कि खोटे सिक्के अच्छे सिक्कों को प्रचलन से बाहर कर देते हैं। तो जो ये छद्म अर्थव्यवस्था है, अच्छे लोगों को प्रचलन से बाहर कर रही है। इससे रेगुलेटरी सिस्टम फेल हो रहा है, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं और लोगों का भरोसा कमजोर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक छोटा ब्रेक में ले लेता हूं, लेकिन असल में अब देखिए क्या है, टीवी एक माध्यम है जहां पर लोग आके, जैसे अभी हमें लोग सुन रहे हैं, लेकिन क्या है, ये एक चैनल है जहां पर बात हो रही है जो एक नियम कायदे कानून से बना हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया पर कोई नियम कायदा कानून नहीं है, कोई भी आके अपनी बात को ब्रॉडकास्ट कर सकता है। और अब लोग वहां पे भरोसा करने लग गए हैं उस ब्रॉडकास्ट के ऊपर, और ब्रॉडकास्टर सबका एक ही है जो एल्गोरिदम पर चलता है। तो ये मामला गड़बड़ हो जाता है। एक छोटा ब्रेक के बाद अब क्या किया जा सकता है उस पर अपने मेहमानों से बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हूं। वेलकम बैक। आज बात हो रही कि कैसे सोशल मीडिया पर खबरें, क्योंकि आजकल कंज्यूम वहीं होने लगी हैं, लेकिन खबरें गलत हों, आधी अधूरी हों, बिना वेरीफाई की गई हों, और सबसे बड़ी बात कि ऐसे लोगों की तरफ से, ऐसे पेजेस की तरफ से आ रही हो जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हों, तो फिर वो कैसा असर करेंगी, क्योंकि लोग तो उन्हें विश्वास के साथ पढ़ेंगे। अब समय थोड़ा कम रहेगा, इसलिए क्विक जवाब आप सबसे चाहूँगा। शरद सर, जैसा मैंने ब्रेक से पहले कहा कि देखिए, एक टीवी पे अभी लोग हमें सुन रहे हैं, तो टीवी जो माध्यम है वहाँ पे एक पूरा एडिटोरियल बोर्ड है जो आपको खबरें वेरीफाई करके सब कुछ करके लाता है, फिर ये नियम कायदे कानूनों के अंदर चलता है। लेकिन सोशल मीडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि सबसे ज़्यादा खबरों का कंजम्पशन वहाँ हो रहा है, लेकिन वहाँ ना कोई नियम है, ना कायदा है, ना कानून है, ना अकाउंटेबिलिटी, और कुछ भी नहीं है। और ऊपर से जो टीवी जैसे माध्यम है और सोशल मीडिया जो है वो एल्गोरिदम पे चल रहा है, मतलब वो उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएगा, ऊपर नीचे करेगा, वही दिखाएगा और आपको कैप्चर करेगा मेंटली। इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए? देखिए विपिन, 3 स्तंभ हैं इस सारे माया जाल के। पहला स्तंभ है जो व्यक्ति फॉलो कर रहा है, देख रहा है। पहला स्तंभ तो वो स्वयं है जो प्रभावित हो रहा है। दूसरा स्तंभ है इसका गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि प्रेस ब्यूरो से उसको वेरीफाई किया गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको फेक बताया, वगैरह वगैरह। तीसरा स्तंभ वो प्लेटफॉर्म स्वयं भी है, चाहे वो मेटा है या अल्फाबेट है। तो इन तीनों स्तंभों की अपनी अपनी जिम्मेवारी है। मैं सिर्फ लोगों की जिम्मेवारी की बात करूंगा। सरकार को तो थोड़ा सा जल्दी अपना एक्शन बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कोई इससे पहले कि वो न्यूज वायरल हो जाए, मुझे लगता है सरकार के नुमाइंदों का, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को लगातार बैठना पड़ेगा। और जो प्लेटफॉर्म है उसकी भी जिम्मेवारी है, मुझे लगता है मेटा, गूगल, इनकी भी जिम्मेवारी है कि इनकी टीम हमेशा रहे कि वो अगर कुछ वायरल जा रहा है तो वेरीफाई करे। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी और आपकी यूजर्स की है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज वायरल दिख रही है, बहुत सेंसिटिव दिख रही है, तो उस पर जल्दी से विश्वास ना करें, उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप 3, 4, 5, जी, बहुत, जैसा आपने भी पहले कहा ना शरद सर, बहुत मुश्किल है। पता नहीं क्या रहता है सोशल मीडिया के अंदर, वो कि वो जो जिस तरीके से वो फीड आप तक आती है, आप उस पर भरोसा कर ही लेते हैं। मतलब वो अच्छे लोगों के साथ होते हुए देखा है। विराग साहब, क्या अभी हमारा जो मौजूदा कानून है वो तो आपने बताया, लेकिन क्या करने की ज़रूरत है? आप क्या एक फीड को चेक किया जाए, या फिर वही है कि सबको रजिस्ट्रेशन के दायरे में लाया जाए, या जो न्यूज़ देगा उसको अलग कैटेगरी में रखा जाए, बाकी सबको अलग किया जाए? कैसे? ये तो बहुत बड़ा समुद्र है, कितना आप इसको पानी को मैनेज करेंगे? देखिए विपिन जी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, देश का संविधान कानून है,
और आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में बिजनेस रेगुलेशन से बचा नहीं जा सकता है। जो रेगुलेशन टीवी में है, जो अखबार में है, उसके दायरे में सोशल मीडिया को लाना जरूरी है। अदरवाइज एक देश में दो कानून हैं। कैसे लाया जाए, उसके लिए 3 बातों को समझना जरूरी है कि पहली बात कि कोई फ्री लंच नहीं होता है। तो जो ये अवैध अर्थव्यवस्था जैसे शराब की है, माइनिंग की है, इसी तरह से डिजिटल के आपराधिक तंत्र की अवैध अर्थव्यवस्था है, जहां पर लोग एक प्रोडक्ट हो गए। ये पहली बात है। दूसरा, एआई की पूरी अर्थव्यवस्था डेटा के अवैध कारोबार पर आधारित है। तीसरा, संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार डिजिटल का विषय केंद्र सरकार के पास है, लेकिन अपराध रोकने का विषय, पुलिस का विषय राज्यों के पास है। अभी कर्नाटक एआई पर एक कानून ला रहा है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कर्नाटक कानून ला रहा है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर जब तक केंद्र सरकार काम नहीं करेगी तब तक हम डिजिटल की अर्थव्यवस्था को प्रॉपर नियमन नहीं कर पाएंगे। बाकी एडहॉक तरीके से काम करने से सिर्फ ऐसा लगेगा कि प्रयास हो रहे हैं, लेकिन कोई निर्णायक प्रहार जो होना चाहिए, जो मर्ज का उपचार कर सके, उसके लिए पहले मर्ज को समझना जरूरी है, तभी उपचार हो पाएगा। तो शरद सर, क्या जिस तरीके से सेबी ने, वरना बीच में तो ऐसा हो गया था कि कोई भी आ रहा है और वो बता रहा है ये खरीद लो, वो बेच लो, काफी हद तक सेबी ने उस पर कड़ाई की और वहां पर चीजें ठीक हुई हैं। उसी तरह क्या जो हेल्थ इन्फ्लुएंसर है, आप ये पी लीजिए, इसका सूप बना लीजिए, इसका वैसा कर लीजिए, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें, और अब तो उन्होंने एक नया रास्ता पकड़ लिया है कि सारी ये जो आयुर्वेदिक वाली चीजें हैं ये बता दो, इससे किसी का नुकसान तो होगा नहीं लेकिन चल जाएगा। कोई कह रहा है सत्तू पियो, कोई कह रहा है, और ये मिलियंस में जाती हैं ये सारी चीजें। दिक्कत नहीं है कि कोई करे, लेकिन आप ऐसे करके किसी को स्वास्थ्य के उपाय मत बताइए। आपको लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, किसी ने धनिया घोल के पी भी लिया तो क्या होगा, उसको कुछ हो तो नहीं जाएगा, लेकिन ये चीजें तो गलत ही स्प्रेड हो रही है ना। क्या पता कोई असल तरह की प्रॉब्लम में हो और वो उसी पे भरोसा करके ले जाए। तो क्या आप अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है, मसलन हेल्थ वाला हेल्थ का रेगुलेटरी निकाले, फाइनेंस वाले फाइनेंस की निकाले, ऐसे कैसे इसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, आप गूगल पे, यूट्यूब पे अगर कोई चैनल बनाते हैं अपना, तो आपको उसमें भी कैटेगरी बतानी पड़ती है कि आप फाइनेंस से हैं, आप हेल्थ का है, आप न्यूज का है, आप क्या करना चाह रहे हैं। तो अगर मेडिकल, आपने आयुर्वेद का बोला, तो मेडिकल काउंसिल वहां पर रेगुलेशन इसको कर सकती है, पर खाली रेगुलेशन करना काफी नहीं रहेगा। मुझे लगता है ऐसे केसेस में जहां पर फेक न्यूज और फेक इंफॉर्मेशन दी जा रही है या किसी को नुकसान पहुंचाने वाली, उसके खिलाफ भले ही बाद में कार्रवाई हो, भले आप नहीं पकड़ पाए एल्गोरिथम को और वो फैल गई, पर बाद में उस व्यक्ति की अगर कार्रवाई होगी तो बहुत बड़ा डेटरेंट वो विपिन सिद्ध होगा, क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि उसको पनिश नहीं किया जाता है, इस वजह से वो। पर शरद सर, ये दरअसल ये चीज फेक में भी नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं बात कि ये अब आपने किसी से कह दिया कि आप 4 बादाम, 4 किशमिश और ये घोल के पी लीजिए। अब मैं उस पर आता हूं विपिन। देखिए, 4 बादाम घोल के, मैं ये नहीं कहता कि सारी खबर गलत है, कुछ लोगों को फायदा भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम आयुर्वेद या इस घरेलू नुस्खों को बिल्कुल दरकिनार कर दें, ऐसा भी नहीं है, परंतु एक साथ में डिस्क्लेमर देना, और जो यूज कर रहा है, जो उस वीडियो को देख रहा है, उसको यह समझना जरूरी है कि डिस्क्लेमर यहां पर है कि भाई आप इसको घोल के पीजिए अगर आपका ठीक हो रहा है, वरना आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, किसी मेडिकल सलाह को लीजिए। ये चीज मुझे लगता है सबसे पहले जो उसको कंज्यूम कर रहा है ऐसे कंटेंट को, उसकी सबसे पहले जिम्मेवारी बनती है। जब तक वो स्वयं जिम्मेवार नहीं होगा, इसको सरकार के लिए भी, प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही कठिन काम हो जाएगा। जैसे आपने कहा, बहुत बड़ा समुद्र है, इसको रोक पाना तो कंज्यूमर। मुझे लगता है आज जो आपने कार्यक्रम किया है, सबसे बड़ा ये कार्यक्रम, इस प्रकार का बातचीत, इस प्रकार का डायलॉग काम का है लोगों के लिए। जी, विराग जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्विकली सर। विपिन जी, सिर्फ एक बात है कि अगर टेलीविजन चैनल को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है तो यूट्यूब, जो भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमें शुरुआत करनी पड़ेगी भारत में यूट्यूब का रजिस्ट्रेशन हो, क्योंकि यूट्यूब या जो भी मेटा की जो कंपनियां हैं, ये भारत में नहीं बल्कि अमेरिकन कंपनियों के माध्यम से करती हैं। और दूसरे स्तर पर एक रेहड़ी वाले को एनसीडी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों करोड़ों का कारोबार कर रहा है, तो उनको कारोबारी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता करने की जरूरत है। जब तक हम लोगों के, अभी देखिए 2 बड़ी बातें हुई हैं। अभी नोएडा में जो लेबर अनरेस्ट हुआ है, उसमें अनरेस्ट में पाकिस्तान और दूसरे भर के पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे हिंसा फैलाई जा रही है। अभी पश्चिम बंगाल और दूसरी जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, सारी पार्टियों के आईटी सेल्स लाखों व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। तो हम जब तक ये जो तंत्र है, इस तंत्र को पहले अकाउंटेबल बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसा मैंने लोन ऐप्स के बारे में भी बोला था कि हर लोन ऐप्स का
एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के बाद ही शायद आप जवाबदेही सही तय कह रहे हैं होगी। कि अब वो वक्त आ गया है जब सोशल मीडिया में भी ये चीज करनी होगी, और खास तौर पर जहां किसी को इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यानी न्यूज के नाम पे कोई चीज बेची जा रही है, जहां किसी को स्वास्थ्य के नाम पे, क्योंकि मैं मानता हूं स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के अंदर, वो चीज बेची जा रही है, कुछ खरीदने का कहा जा रहा है, कुछ निवेश करने का कहा जा रहा है। मतलब 8-10 तो ऐसी कैटेगरी आप बना सकते हैं जहां पर अनवेरीफाइड चीजें नहीं जाएंगी, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का रास्ता हो या किसी और तरीके का, और प्लेटफॉर्म को भी उसके लिए लायबिलिटी लेनी होगी। वो सिर्फ एल्गोरिथम बेस पे चीजें चलेंगी तो ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी, विराग जी। ये बहुत लंबा और गहरा टॉपिक है, शायद आज एक शो के अंदर इसे नहीं समेट सकते, लेकिन हाँ शुरुआत की है, फिर और बातचीत करेंगे धीरे धीरे। चाहे अवेयरनेस की बात हो, नियम कायदे कानूनों की बात हो, बात रखेंगे तो बात आगे जाएगी भी। आज के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।